आज मैं कोशिश करके इस मुख्तसर टाइम में हम लोग इंशाल्लाह ताला मगरिब पे एक ब्रेक लेंगे और मैं अभी आपके सामने जो चीज़ें प्रेजेंट कर रहा हूँ ये बेसिकली मेरी NLP का जो बेसिक कोर्स होता है प्रैक्टिशनर ट्रेनिंग कहलाती है, जो कि 70 घंटे की ट्रेनिंग होती है। तो मैं आपके सामने उसका एक इंतहाई मुख्तसर सा खाका रख रहा हूँ। आज के सेशन को इस तरह से समझें, जब आप किसी आइसक्रीम की दुकान पे जाते हैं और उन्होंने कहा जी हमारे पास ये 72 फ्लेवर्स हैं, अब वो 72 फ्लेवर्स में से आपको छोटे छोटे चमचे चंद फ्लेवर्स के कराते हैं, तो दैट गिव्स यू एन आइडिया कि आइसक्रीम किस क्वालिटी की होती है, कितने डिफरेंट फ्लेवर्स हैं, मगर आपको तमाम फ्लेवर्स का अंदाज़ा नहीं हो सकता। तो ऐन मुमकिन है कि एट द एंड ऑफ दिस सेशन आपके जहनों में कुछ सवालात हों जिनकी जवाबात आपको महसूस हो कि यहाँ पर मुकम्मल तौर पे नहीं मिल सके, और मैं लेकिन फिर भी कोशिश करूँगा कि जिस हद तक हो सके आप लोगों के जहनों में जो सवालात हों उनके जवाबात मैं देता रहूँ। आपको किसी किस्म का कोई क्वेश्चन आए आप बिल्कुल फ्रीली पूछ सकते हैं, लैंग्वेज की कोई कैद नहीं है। मैं उर्दू मीडियम स्कूल से सरकारी स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ, चटाइयों पे बैठ के पढ़ा हुआ हूँ, लेकिन जो मेरी अपनी आगे फर्दर एजुकेशन हुई वो अंग्रेज़ी में हुई, तो ज़बान मेरी अंग्रेज़ी के ऊपर ज़्यादा टेलर हो गई है, तो अचानक ज़बान स्लिप करके अंग्रेज़ी में चली जाती है और कभी उर्दू में। आप अगर उर्दू में सवाल करेंगे इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगा उर्दू में जवाब दूँ, और अंग्रेज़ी में करेंगे तो इंशाल्लाह मैं आपको अंग्रेज़ी में जवाब दूँगा। न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग मुख्तसरन, न्यूरो से मुराद है हमारा नर्वस सिस्टम। आपके मेरे जहन में जितनी भी इंफॉर्मेशन है हमारे 5 सेंसेस पे, जैसे हम हवासे खमसा कहते हैं, ठीक है, क्या क्या है हमारे हवासे खमसा में? देखना, सुनना, महसूस करना, सूंघना, चखना, ये 5 हमारे पास सेंसेस हैं जिसके ज़रिए हमारे ब्रेन को सारी इंफॉर्मेशन, अब उस इंफॉर्मेशन का ताल्लुक चाहे आपके मेरे माजी से हो, कोई ऐसी चीज़ हो जो हम मुस्तकबिल के बारे में सोचते हैं, या कोई ऐसी चीज़ हो कि जो इस वक्त हमारे जहन को जा रही है, ये सारी इंफॉर्मेशन इन 5 सेंसेस के ज़रिए हमारे ब्रेन्स को जा रही है। लिंग्विस्टिक की जब हम बात करते हैं तो लिंग्विस्टिक से हमारी मुराद होती है यहाँ पे कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में 2 तरह की चीज़ें होती हैं, एक होती है वर्बल यानी कि अल्फाज, दूसरा होता है नॉन वर्बल यानी कि उन अल्फाज को हम किस तरह अदा कर रहे हैं। ओके, नॉन वर्बल में फिर मजीद 2 चीज़ें आती हैं, एक आता है हमारा लहजा और दूसरा आता है हम अपनी बॉडी को, अपनी फिजियोलॉजी को किस तरह से यूज कर रहे हैं। ओके, कम्युनिकेशन में जब हम बात करते हैं तो लिंग्विस्टिक्स में वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर हम ये स्टडी करते हैं कि अल्फाजों का हमारे जहन के ऊपर क्या असर होता है। और प्रोग्रामिंग से हमारी मुराद हमारे अंदर पैदा होने वाले वो रवैये जिसके ज़रिए हम जो भी चीज़ अपनी ज़िंदगी में महसूस करते हैं या रोज़ाना जो भी हम मुख्तलिफ रवैये अपने अंदर पैदा करते हैं। बिल्कुल आसान मुख्तसर तरीन डेफिनेशन NLP की जो मैं आपको दे सकता हूँ वो ये कि ये एक ऐसी साइंस, एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर हम ये सीखते हैं और ये जानते हैं कि हमारे जहन में किस तरह से कम्युनिकेशन प्रोसेस होकर हमारे अंदर मुख्तलिफ एहसासात, मुख्तलिफ रवैये पैदा हो रहे हैं, एंड मोर इम्पॉर्टेंटली हम किस तरह से अपने किसी भी रवैये को तब्दील कर सकते हैं। ओके, हमारे जहन में मुख्तलिफ प्रोग्राम्स चल रहे हैं, मगर हर प्रोग्राम जो हमारे जहन में चल रहा है वो अच्छा नहीं है। ओके, बहुत सारे हमारे जहन में प्रोग्राम्स चल रहे हैं जो कि हमें आगे बढ़ने में रोकते हैं। मिसाल के तौर पे हम कोई काम करना चाहते हैं मगर जहन में एक आवाज़ है इंटरनली या एक एहसास है कि यार नहीं मैं नहीं कर सकता, ये नहीं होगा। हम काम ने अभी शुरू नहीं किया मगर एक प्रोग्राम हमारे जहन में एक्टिवेट हो गया और वो प्रोग्राम में कह रहे हैं नहीं तुम नहीं कर सकते। होता है ऐसा? ओके, जबकि हम जानते हैं कि जहां उस काम को करने के लिए जो सलाहियतें चाहिए हैं, जो स्किल्स चाहिए हैं, जो नॉलेज चाहिए, जो एक्सपीरियंस चाहिए, इनफैक्ट मुझसे कम नॉलेज, कम एक्सपीरियंस वाले लोग वो काम कर रहे हैं मगर मेरे अंदर एक एहसास है मैं नहीं कर सकता। ओके,
सो आपके साथ एब्सोल्युटली देयर इज एब्सोल्युटली नथिंग रॉन्ग विद यू, देयर इज एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम विद यू, इट्स जस्ट कि आपके जहन में एक प्रोग्राम रन हो रहा है, वो प्रोग्राम आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है। इस प्रोग्राम का ताल्लुक या इस चीज का ताल्लुक हमारी अपनी पर्सनल लाइफ से भी हो सकता है। मसलन किसी के जहन में हो कि जी मैं रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं बिल्ड कर सकता, या हमारी अपनी सेहत से भी हो सकता है। मसलन मौसम अब तब्दील हो रहा है तो लिहाजा मुझे फलानी बीमारी होगी, या इसका ताल्लुक हमारी परफॉर्मेंस से भी हो सकता है, मैं अपनी करियर में ग्रो नहीं कर सकता, मैं अपनी इनकम नहीं बढ़ा सकता, या इस किस्म की कोई भी दूसरी चीज। न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग में हम स्टडी करते हैं कि इंसान के जहन में जो मुख्तलिफ प्रोग्राम्स चल रहे हैं, ये प्रोग्राम्स किस तरह से फॉर्मुलेट होते हैं, और वो प्रोग्राम्स जो कि हमें जिंदगी में आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, हम उन प्रोग्राम्स को किस तरह से अनस्टॉल कर सकते हैं या चेंज या तब्दील कर सकते हैं। जैसे कभी ऐसा होता है कि हमारे कंप्यूटर में कोई वायरस आ जाता है, अब जब वो वायरस आ जाता है तो वो हमारे कंप्यूटर में उल्टी सीधे चीजें करने लगता है, कभी इधर उसने कोई ईमेल भेज दी, कभी कोई दूसरी चीज। अब वो वायरस जो है वो ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड में काम कर रहा है। बिल्कुल उसी तरह कभी कभी हम एनएलपी में कहते हैं कि थॉट वायरसेस आ जाते हैं। अब वो थॉट वायरसेस जो हैं वो हमारे जहन में मुख्तलिफ चीजें करते रहते हैं। सो एनएलपी के अंदर एक चीज तो हम ये करते हैं कि किसी भी किस्म की लिमिटेशंस जो हम अपनी जिंदगी में एक्सपीरियंस करते हैं उनको हम आइडेंटिफाई करके चेंज कर सकते हैं, तब्दील कर सकते हैं। दूसरा एनएलपी का जो प्रॉमिस है वो ये है कि अगर कोई एक शख्स एक काम कर सकता है तो हम ये मालूम कर सकते हैं कि वो ये काम कैसे कर रहा है, और जो सीखना चाहे हम उसको सिखा सकते हैं। और ये चीज एनएलपी का कोर या एनएलपी की बुनियाद है। इसको हम एनएलपी में मॉडलिंग कहते हैं। मिसाल के तौर पे एक शख्स है, हमने कहा जी रेहान भाई जो है ही इज रियली गुड व्हेन इट कम्स टू नेगोशिएशन। ओके नाउ अब में से यार मैं भी चाहता हूं, मैं अब नया नया काम स्टार्ट कर रहा हूं और मैं रेहान भाई से इंस्पायर हो गया जी मैं भी चाहता हूं एक अच्छा नेगोशिएटर बन सकूं। अब जाके जब रेहान भाई से पूछा तो रेहान भाई ने कहा जी मैं तो ये 20 साल से ही काम कर रहा हूं। लाइक बिकॉज बार बार कर करके एक रेहान भाई का एक पैटर्न, एक सोच का, एक काम करने का तरीका डेवलप हो चुका है। एंड ही मे नॉट बी कॉन्शियसली अवेयर कि क्या कर रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं ये लाशऊरी तौर पे इनके साथ हो रहा है। ओके जैसे आप लोग जो गाड़ी चलाते हैं या जो बाइक्स चलाते हैं, आज अगर आप बाइक चला रहे हैं कर्से से आपसे पूछा जाए गाड़ी कैसे चलती है, बाइक कैसे चलती है, तो आप क्या बताएंगे? यार बस किक मारी है, गियर डाला, ये छोड़ा, देखो चल गई, राइट? बट इज दिस हाउ इट वर्क फर्स्ट है? नहीं। जब फर्स्ट टाइम किया था तो क्या हुआ था? झटका खाया होगा। ओके लेकिन आज आप सब मोबाइल के ऊपर एसएमएस करते रहते हैं, मैं देखता हूं बच्चों में वो बात कर ओके वो उंगलियां ऑटोमेटिकली चल रही होती हैं कि जब फर्स्ट टाइम एसएमएस भेजा था उंगलियां ऐसे चल रही थी। ओके तो आज क्या हुआ, ये क्या क्या फर्क पड़ा है वहां से जब आपने पहली बार यूं करके देख रहे थे और यहां तक पहुंच, क्या फर्क पड़ा है? क्या चीज है दैट इज मेकिंग दैट डिफरेंस? ओके आपने एक काम रिपीटेटिवली किया है, उस रिपीटिशन की वजह से आपके जहन में उस चीज को इतनी ज्यादा सीख लिया है कि आज आपको उसके लिए कॉन्शियसली सोचने नहीं पड़ता, और आपका जो लाशऊर जहन है उस चीज को, उस सलाहियत को टेक ओवर कर चुका है। ठीक है सब हमने कहा जी रेहान भाई इज अ वेरी गुड नेगोशिएटर और अ वेरी गुड मैनेजर और वेरी क्रिएटिव पर्सन और वॉट एवर। एक चीज किसी एक शख्स के अंदर है तो हम ये चीज समझते हैं कि रेहान भाई के जहन में जो अल्लाह ने सलाहियतें, जो रिसोर्सेज दिए हैं वो आपको और मुझको भी दिए हैं। ओके वो रिसोर्सेज जो रेहान भाई के पास हैं वो आप में और मुझ में भी हैं। बट वॉट मेक्स रेहान अल्लाह वाला रेहान अल्लाह वाला एंड कामरान सुल्तान कामरान सुल्तान? व्हाई इज कामरान सुल्तान नॉट as good as Rehan Allah Wala and what Rehan Allah Wala does apart from the experience? What makes the difference is Rehan Allah Wala has activated certain parts of his nervous system which Kamran Sultan has not. Do you understand? आपके पास एक कंप्यूटर है, मेरे पास भी कंप्यूटर है। आप अपने कंप्यूटर के ऊपर वीडियो भी बना लेते हैं, आप ऑडियो भी रिकॉर्ड कर लेते हैं, आप उस पर फेसबुक भी यूज़ कर लेते हैं, आप अकाउंट्स भी मेंटेन कर लेते हैं, आप ईमेल्स भी कर लेते हैं, आप उसके ऊपर गेम्स भी खेल लेते हैं। मगर मेरा जो कंप्यूटर है उसके ऊपर मैं सिर्फ और सिर्फ एक ईमेल ही कर पाता हूँ।
ओके मैं ज़्यादा से ज़्यादा उसके अंदर कोई वर्ड का कोई प्रोग्राम रन कर लेता हूँ। अब मैं आपके पास आकर पूछता हूँ कि यार ये तुम इतने सारे जो काम कर रहे हो ये कैसे हो रहा है? तुम्हारा भी वही कंप्यूटर है, सेम हार्डवेयर, सेम कॉन्फ़िगरेशन, मेरे पास भी वही कॉन्फ़िगरेशन है। Now, how come you are using all of these things? I am not. तो आप कहते हैं जी कामरान भाई ये मेरे पास जो कंप्यूटर है हमारा हार्डवेयर तो बिल्कुल सेम है, मगर फर्क ये है कि मैंने अपने कंप्यूटर के अंदर ये सॉफ्टवेयर ये इंस्टॉल किए हैं। तो अच्छा तो ये सॉफ्टवेयर की वजह से प्रोग्राम डिफरेंट चल रहा है, इस वजह से तुम्हारे कंप्यूटर की परफॉर्मेंस डिफरेंस है। तो मैं तुमसे कहता हूँ यार भाई मुझे वो सीडी दे दो। मैंने आपसे वो सीडी ली या यूएसबी ली और जाकर मैंने अपने कंप्यूटर में प्रोग्राम इंस्टॉल किया। अब मैं भी अपने कंप्यूटर के अंदर वो तमाम चीजें जो आप कर रहे थे मैं कर सकता हूं। ठीक है, हार्डवेयर हम दोनों का सेम था, फर्क क्या था कि जो सॉफ्टवेयर आप यूज कर रहे थे, जो प्रोग्राम्स आप रन कर रहे थे, वो प्रोग्राम्स मैं रन नहीं कर रहा था। ठीक है, अच्छा अब जब मैं वो प्रोग्राम्स रन करूंगा तो आपके कंप्यूटर में आपका डेटा होगा ना, मगर मेरे कंप्यूटर में मेरा डेटा होगा। अगर आप प्रेजेंटेशन कोई बना रहे हैं तो वो आपका उसमें कंटेंट होगा, जो मैं प्रेजेंटेशन बनाऊंगा उसमें मेरा कंटेंट होगा। लेकिन कंटेंट एक तरफ, जो प्रोग्राम हम अब सॉफ्टवेयर रन कर रहे हैं वो सेम होगा। यू अंडरस्टैंड? ठीक है, सो हमने कहा जी रेहान भाई इज अ वेरी गुड नेगोशिएटर व्हेन इट कम्स टू नेगोशिएटिंग विद हिज क्लाइंट्स। मैं अब और रेहान भाई अपने बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट में एक डिफरेंट चीज के लिए नेगोशिएट कर रहे हैं, बट मेरा जो एरिया ऑफ नेगोशिएशन है वो एक डिफरेंट चीज के अंदर है। सो आई एम नाउ उनको मॉडल करते हुए एनएलपी के जरिए उनकी उन सलाहियतों को मॉडल करते हुए जो प्रोग्राम वो रन कर रहे थे अपने जहन में, जब वो प्रोग्राम मैं रन कर रहा हूं तो उसी सलाहियत को मैं इस्तेमाल कर रहा हूं। नाउ मॉडलिंग से हरगिज हमारा मकसद ये नहीं है कि जिसको हम मॉडल कर रहे हैं उसकी मैं एक पुअर कॉपी बन जाऊं, बल्कि हमारा मकसद ये है कि मेरी जो सलाहियत मेरे अंदर है उस सलाहियत को मैं भरपूर तरीके से उजागर कर सकूं। सो एनएलपी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो हमें यह बताती है कि हम अपनी किसी भी सलाहियत को किस तरह से भरपूर तरीके से उजागर कर सकते हैं। इसीलिए एनएलपी को टेक्नोलॉजी ऑफ एक्सीलेंस कहा जाता है। ओके, वो काम अब रेहान भाई से मैंने पूछा जी आप कब से नेगोशिएट ये जो कर रहे हैं कैसे कर रहे हैं? जी मैं तो 20 साल से काम कर रहा हूं। अब क्या मुझे 20 साल इंतजार करने की जरूरत है कि मैं इतना अच्छा नेगोशिएटर बन सकूं? Do I have to spend that much time and hoping कि 20 साल बाद मैं इतना ऐसा हो जाऊंगा, या मैं हसद करता रहूं, या मैं ये जानूं कि आज वो क्या कर रहे हैं। एनएलपी हमें ऐसे स्पेसिफिक टूल्स, ऐसी स्पेसिफिक टेक्निक्स प्रोवाइड करती है जिसके जरिए हम ये जान सकते हैं कि कोई शख्स जो कोई काम कर रहा है तो उसके पीछे शऊरी और लाशऊरी तौर पे वो कौन से प्रोग्राम्स रन कर रहा है। उन प्रोग्राम्स को हम एक सिस्टमैटिक प्रोसीजर के अंदर रखते हुए अपने अंदर या किसी दूसरे शख्स के अंदर इंस्टॉल करते हैं। ये चीज एनएलपी का कोर और ये चीज एनएलपी में मॉडलिंग कहलाती है। ठीक है, बात क्लियर है यहां तक? ओके, कोई सवाल किसी के जहन में सो फार? ओके, एनएलपी का अगर आप थोड़ा सा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में इसको समझना चाहें, ये कहां से आई और कैसे आई, ये 1970s की बात है। डॉक्टर रिचर्ड बैंडलर जो मेरे ट्रेनर्स में से एक हैं, ये एक अर्ली 20s के अंदर का एक स्टूडेंट हुआ करते थे और उस वक्त का एक साइकोथेरेपिस्ट था जिसका नाम था फ्रिट्ज पर्ल्स। फ्रिट्ज पर्ल्स उन थेरेपिस्ट में से था जिनको लोग जादूगर, मैजिशियंस कंसीडर करते हैं, यानी कि ऐसे लोग, ऐसे पेशेंट्स जो कि किसी दूसरे थेरेपिस्ट के पास जाते और उनका कोई इलाज नहीं हो पाता, वो लोग जब फ्रिट्ज पर्ल्स के पास आते तो फ्रिट्ज पर्ल्स उनके साथ चंद सेशंस के अंदर उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देता। रिचर्ड बैंडलर एक कंप्यूटर साइंसेस का स्टूडेंट हुआ करता था और उसने उस जमाने में एक एडिटर के तौर पे काम कर रहा था एक पब्लिशिंग कंपनी में जो कि फ्रिट्ज पर्ल्स की किताबें पब्लिश कर रही थी। सो रिचर्ड बैंडलर ने फ्रिट्ज पर्ल्स की जब किताबों को एडिट करने के लिए उनको जब पढ़ना शुरू किया, सो ही स्टार्टेड डेवलपिंग इंटरेस्ट इन ह्यूमन साइकोलॉजी और उसने फ्रिट्ज पर्ल्स के कुछ सेमिनार्स, वर्कशॉप्स वगैरह अटेंड किए।
और उसने ये देखा कि फ्रिट्ज पर्ल्स जो है, इसका जो लोगों के साथ, क्लाइंट्स के साथ डील करने का तरीका है, उसमें कुछ बड़ी यूनिक किस्म की चीजें कर रहा है। अब रिचर्ड बैंडलर ने कहा कि क्या हो कि जो ये कर रहा है अगर वो मैं करने लगूं। तो उसने उसको माइन्यूटली ऑब्जर्व करना शुरू किया। ये खड़ा कैसे होता है, बैठता कैसे, किस अंदाज में बात करता है, इसकी आवाज का उतार चढ़ाव क्या होता है, वो तमाम चीजें जिसको आमतौर से हम इग्नोर कर देते हैं, हम कहते हैं यार इसका स्टाइल है, मगर उसने उस स्टाइल को इंतहाई बारीकी के साथ ऑब्जर्व किया और ऑब्जर्व करने के बाद उन चीजों को डुप्लीकेट करना शुरू कर दिया, जिसको हम आसान लफ्जों में, आम जबान में मिमिकिंग कहते हैं। और उसने उसको कॉपी करते हुए इंटरेस्टिंगली फ्रिट्ज पर्ल्स को एज ए थेरेपिस्ट काम करते हुए 30 से 40 साल हो चुके थे। और रिचर्ड बैंडलर ने 3 महीने के अंदर उसको मॉडल करके वो रिजल्ट्स जो फ्रिट्ज पर्ल्स प्रोड्यूस कर रहा था, आफ्टर हैविंग एक्सपीरियंस ऑफ ओवर 30 years, रिचर्ड बैंडलर स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग सिमिलर रिजल्ट्स इन 3 months. Accelerated learning. And he started claiming कि मैं किसी को भी मॉडल कर सकता हूं। और उसने अपनी स्किल्स की डेमोन्स्ट्रेशंस देना शुरू करी और एक यूनिवर्सिटी ऑफ सेंटा क्रूज में उसने अपनी मुख्तलिफ प्रोग्राम्स, वर्कशॉप्स, डेमोस उसके अंदर वो दिया करता था। एक शख्स है जिसका नाम है जॉन रिंडर। जॉन रिंडर को रिचर्ड बैंडलर के बारे में जब पता चला, जॉन रिंडर एक उस जमाने में प्रोफेसर हुआ करता था, असिस्टेंट प्रोफेसर था लिंग्विस्टिक्स का। लिंग्विस्टिक्स वो लोग होते हैं जो लैंग्वेज के स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं। आपने देखा होगा डिक्शनरी वगैरह में ये प्रीफिक्स और ये अगर PRE आए तो फिर इसका ये है और ये इसकी रूट ये है लफ्ज की, ये सारे जो काम होते हैं। तो जॉन रिंडर ने रिचर्ड बैंडलर के बारे में जब इसको पता चला तो उसने जाके उसको ऑब्जर्व किया एंड उसने जाके रिचर्ड बैंडलर से कहा कि तुम मुझे अगर ये बताओ तुम क्या कर रहे हो, मैं तुम्हें बताऊंगा तुम कैसे कर रहे हो। और उन दोनों ने उस वक्त मिलके डिसाइडेड टू स्टडी सम ऑफ द बेस्ट थेरेपिस्ट ऑफ देयर टाइम। जिस शख्स को उन्होंने सबसे पहले स्टडी किया वो एक औरत थी और उस औरत का नाम था वर्जीनिया सैटर। वर्जीनिया सैटर जो थी ये एक बेहतरीन फैमिली थेरेपिस्ट थी और इसको इसकी फील्ड में एक जादूगर समझा जाता था कि वो पेशेंट्स, वो प्रॉब्लम्स जो दूसरे लोग सॉल्व नहीं कर पाते थे, वही लोग जब इसके पास आते वो चंद सेशंस के अंदर उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देती। वर्जीनिया सैटर को जब उन्होंने स्टडी किया तो उन्होंने देखा कि वर्जीनिया सैटर अपनी कम्युनिकेशन में इंतहाई बारीकी, प्रिसिशन की तरफ जाती है। मिसाल के तौर पे अगर कोई शख्स अपना कोई प्रॉब्लम बताता, किसी किस्म की, आपका कोई दोस्त फर्ज करो आके आपको बोले कि यार मुझे सुबह में उठकर घबराहट होती है, सो आप नजराए हमदर्दी बहस से दोस्त आप क्या सवाल करेंगे? ओके अगर आपसे कोई ये बोले कि मुझे मेरा बॉस जो है वो मुझे निकालना चाहता है, मेरे पीछे पड़ा हुआ है, ओके आप क्या बोलेंगे? सीवी मुझे दे दो, हमारे यहाँ भी कोई थिंक अबाउट इट बाय द वे, व्हाट विल यू से, रियली व्हाट विल यू से? राइट, क्या बात है, आप हमदर्दी कर रहे हैं। लेकिन गौर करो जिस वक्त आपने ये सवाल किया क्या बात है, निकालना चाह रहा है, क्यों निकालना चाह रहा है, आपने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया कि आपका दोस्त जो समझ रहा है ये बात सच है।